सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के विषय सामाजिक में भूगोल विषय के पाठ 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर का अध्ययन करेंगे। पाठ संख्या 2 पढ़ेंगे ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है, यानी भूभाग की आकृति के समान है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ये कैसी दिखती हैं? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में से एक वास्तविक प्रतिरूप है, यानी ग्लोब है वो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप बनाया गया है। हमारी जानकारी के लिए ग्लोब विभिन्न आकार व प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते हैं, जो आपके विद्यालय वगैरह में होते हैं, तो उनको ले जाने के लिए थोड़ी सी परेशानी होती है। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है। आपने जब लट्टू को घूमते देखा है ना, वो अपनी जगह पर घूमता है, वैसे ही ग्लोब है वो अपनी जगह अपनी दूरी पे घूमता है, जिसको क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। पृथ्वी के समान ही किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। यदि पृथ्वी के यानी कोई भी गोला है, उसके ऊपर आप कोई भी बिंदु लगा दो या फिर कोई भी जगह मान दो, तो उसको बना दो, तो क्या है कि उसको पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि एक्चुअली ये जगह है कहाँ पे। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इस पर किसी स्थान को स्थिति कैसे बताई जा सकते हैं, किसी स्थान कहाँ पर स्थित है ये कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होगी। देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। आप ग्लोब में देख रहे हैं कि ये ग्लोब एक तरफ झुका हुआ है और इसकी एक सुई पहनाई हुई है इसके अंदर, जो इसके ऊपर ये ग्लोब घूमता है, जिसको क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब की इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, यानी पृथ्वी की भांति ग्लोब को हम पश्चिम से पूर्व की ओर घुमा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, वह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यानी कि पृथ्वी के अंदर ऐसी कोई सुई नहीं लगी है जिसकी चारों ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ये काल्पनिक रेखा हमने अपनी कल्पना से पृथ्वी को समझने के लिए बनाई है। वास्तव में पृथ्वी पर ना देशांतर रेखाएं हैं, ना अक्षांश रेखाएं हैं, ना कोई अक्ष की सुई है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है या फिर भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य यानी पृथ्वी के बीच बनी हुई है ये, तो इसको भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब आप बात करो कि उत्तर दिशा का और निर्धारण, तो उत्तर दिशा का निर्धारण है वो ध्रुव तारे की दिशा से हो जाता है। तो उत्तर की दिशा में जो है वो उत्तरी गोलार्ध हो गया और जो नीचे की दिशा में है वो दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। काल्पनिक क्यों कहा गया है? क्योंकि वास्तव में तो पृथ्वी पर कोई वृत्त है ही नहीं, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। यानी कि हम अपने स्थान की स्थिति बताने के लिए हमें विषुवत रेखा का तो मानना ही पड़ेगा। इसके आधार पर ही हम अपने स्थान की स्थिति को बता सकते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। विषुवत वृत्त से लेकर जो 90 डिग्री तक ध्रुवों तक गोले बने हुए हैं उनको
क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है, यानी जो भूमध्य रेखा है वहां से हमारा शून्य अक्षांश शुरू होता है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4, यानी 90 अंश होगा। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। यानी विषुवत वृत्त से उत्तर ध्रुव 90 अक्षांश और विषुवत वृत्त से दक्षिणी ध्रुव 90 अक्षांश को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। यानी कि जो रेखाएं ऊपर की ओर खींची गई है तो वो तो उत्तरी अक्षांश हो गई, जो नीचे की ओर खींची गई है वो क्या जाएगी? दक्षिणी अक्षांश हो जाएगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। यानी समान है, अक्षांश है वो दोनों तरफ चल रहे हैं 90-90, तो यदि आप उत्तर की तरफ बढ़ रहे हो तो आप उत्तरी अक्षांश लिखोगे, आप दक्षिण की तरफ जा रहे हो तो आप दक्षिणी अक्षांश लिखोगे। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में भी बेलो हॉरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, यानी 20 डिग्री अक्षांश पर क्या है? दोनों ये महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राजील का बेलो हॉरिजोंटे स्थित है। तो आपको इनकी स्थिति बताने के लिए इनका अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश बताना पड़ेगा, यानी ये उत्तर में है और ये दक्षिण है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर और बेलो हॉरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र संख्या 2.2 में स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है, यानी कि जो बीच का वृत्त है वो तो बहुत बड़ा होगा और जैसे जैसे आप एक गेंद के ऊपर आप बीचों बीच गोला बनाओगे तो वो वृत्त बन जाएगा और जैसे जैसे आप गेंद के ऊपर की साइड बढ़ोगे तो क्या होगा? वृत्त का आकार है वो छोटा होता चला जाएगा। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। ये नंबर 1 है उत्तरी गोलार्ध में करक रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में, दूसरी है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, फिर है तीसरा विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है और चौथा है विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। अब बात करते हैं हम ताप कटिबंध। ताप कटिबंध क्यों कहा गया है? क्योंकि सूर्य से ऊष्मा ग्रहण करने के आधार पर है पृथ्वी को ताप कटिबंधों में बांटा गया है। तो इसमें ताप कटिबंध अपने 3 हैं, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। शीत कटिबंध इसलिए है क्योंकि वहां ठंड है, शीतोष्ण यानी शीत और उष्ण का मिलाप है यहाँ पे, यानी उष्मा और ठंड है वो दोनों बराबर की है। उष्ण यानी बहुत ज्यादा गर्मी वाले इलाके हैं तो उनको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। करक रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर आ जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यानी करक रेखा और मकर रेखा के मध्य आपको साल में एक बार है सूर्य आपके सिर के ऊपर आएगा। इससे यदि आप ऊपर जाओगे 23.5 डिग्री के ऊपर ना उत्तर में या दक्षिण में कहीं भी तो आपके सूर्य सिर पे नहीं आएगा। करक रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर में सूर्य सिर पर नहीं आता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें क्या हो जाती है? तिरछी हो जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में करक रेखा एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो अब बात करते हैं देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव
और दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है? इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। अब कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है, यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनटों को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। यानी कि जैसे आप इसमें देख रहे हो चित्र में कि जैसे ऊपर की तरफ जैसे जैसे ये रेखाएं बढ़ रही है तो इनके बीच की जो दूरियां हैं, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और लास्ट के अंदर एक बिंदु के रूप में आ रही है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। इसके लिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज्य की वेधशाला स्थित है, ग्रीनविच शहर से निकलने वाली रेखा को क्या बना लिया गया है, पूरे विश्व की वो बना लिया गया, समय रेखा बना लिया गया है। तो गुजरने वाले याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की गई। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं, यानी मुख्य रेखा, देशांतर रेखा कहते हैं। और यहाँ से फिर 0 डिग्री से गिनती की गई और फिर 180 डिग्री पूर्व की और 180 डिग्री पश्चिम की ओर गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में बांटते हैं, यानी 180 पश्चिम की ओर 180 पूर्व की ओर। तो 180 पश्चिम की ओर है वो पश्चिमी गोलार्ध हो गया और जो पूर्व की ओर है वो पूर्वी गोलार्ध हो गया। समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए प का उपयोग करते हैं। यानी हमें अपने पूर्व की ओर बढ़ना है तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पू लगाना पड़ेगा, यानी पूर्व। और यदि हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो हमें प लगाना पड़ेगा। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी उत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। यानी आप 180 डिग्री लास्ट के अंदर जाओगे तो वो एक ही रेखा में मिलेगा और यहाँ आप पश्चिम से 180 डिग्री जाओगे तो वो एक ही रेखा होगी। अब ग्लोब पर अक्षांश समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। यानी आप ये प्रमुख याम्योत्तर देख रहे हो उनको देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही ज्ञान हो तो आप उस स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। अब इसमें एक उदाहरण दिया गया है। असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब हम उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। यानी धुबरी जो क्षेत्र है असम का वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जहां पर पूर्वी देशांतर 90 डिग्री पर 26 डिग्री है वो अक्षांश रेखा वो काट रही है तो वो धुबरी की सही स्थिति बता देगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाले क्षितिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। यानी ऊर्ध्वाधर रेखाएं, खड़ी रेखाएं और क्षितिज यानी लेटी रेखाएं खींचनी है। और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 नाम दीजिए। यानी जो खड़ी रेखाएं हैं उनको नाम देना है हमें 1 2 3 4 और जो लेटी रेखाएं हैं उनको क ख ग अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षितिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहां छोटे छोटे क्या बना दीजिए, वृत्त बना दीजिए। इन छोटे वृत्तों को ए ब स द नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षितिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। यहाँ एक चित्र दिया जा रहा है जिसके जरिए आप देशांतर रेखाओं को समझ सकते हैं कि ग्रीनविच रेखा कहाँ है और पूर्व की ओर जाने पर क्या होता है और पश्चिम की ओर जाने पर क्या होता है। अब बात करते हैं जो वृत्त आपने बनाए थे वृत्त और जहाँ रेखा एक दूसरे को डब्बे काट रहे हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त ए 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करते हैं। आप ए वृत्त की बता सकते हो कि वो कहाँ पर है, यानी 1 डिग्री ऊपर की ओर और ख है, ख के यानी क्षितिज रेखाओं में ख और खड़ी रेखाओं में ए को ए की जगह पे काट रहा है। तो आप ये स्थिति बता रहे हो इसमें 1 डिग्री पूर्व की ओर है।
तो अब आगे बढ़ते हैं, देशांतर और समय की, देशांतर के द्वारा समय की जानकारी कैसे पता लगाई जा सकती है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है सूर्य ही है, कि पूरे विश्व में समय निर्धारण सबसे अच्छा साधन है सूर्य। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय में और सूर्यास्त में सबसे लंबी होती है। यानी हमें स्थानीय समय का पता लगाने के लिए सूर्य की परछाई को देखना होगा और वो हमारा स्थानीय समय होगा। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी ग्रीनविच पर स्थित यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, यानी सिर के ऊपर होगा, वहां सभी स्थानों पर दोपहर ही होगी, यानी दोपहर का टाइम होगा। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अंततः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे रहेगा और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे रहेगा। यानी ग्रीनविच रेखा जो पूर्व में है, यानी पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पहले सूर्य पूर्व में उगेगा और उसके बाद पश्चिम में उगेगा। तो जहां पूर्व का समय आगे चलेगा और वहीं पश्चिम का समय है वो पीछे चलेगा, चाहे वो ग्रीनविच रेखा पर ही क्यों ना हो। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार अब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय में 1 घंटे का अंतर होगा। यानी 12 बजे हैं तो पूर्व की ओर 1 घंटा कम होगा और पश्चिम की ओर 1 घंटा पीछे होगा, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच के समय में 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह का बजा होगा और सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि हुई होगी। यानी जो जहां ग्रीनविच में तो क्या बजे होंगे 12 बजे होंगे, तो वहां पर 180 डिग्री पे एकदम मध्य रात्रि होगी, यानी वहां पर क्या होगा आधी रात होगी, एकदम 12 बजे का टाइम होगा उधर भी रात के समय का। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अब है उदाहरण के लिए देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात से के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। अब सोचो यहाँ पे असम और गुजरात का ही क्यों लिया भाई? क्योंकि गुजरात पश्चिम में आ गया है और असम है वो पूर्व में आ गया है, क्योंकि भारत की भी अपनी एक समय रेखा होती है। सारे के सारे देश है वो एक ग्रीनविच रेखा से अपने समय का निर्धारण नहीं करते, सबको अपने समय का निर्धारण के लिए एक मानक रेखा का निर्धारण करना होता है। जो हर देश है अपने बीच में से गुजरने वाली ग्रीन रेखा को मानक समय रेखा मान सकता है। तो लगभग 1.5 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय का देश का मानक समय माना जाता है और इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय का पूरे देश का मानक समय माना जाता है। यानी भारत की जो समय रेखा है वो इलाहाबाद शहर से गुजरती है। भारत में 82.5 डिग्री को मानक यामोत्तर माना गया है, यानी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को क्या माना गया है? भारत की समय रेखा माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना भी जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार ये मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच के समय में क्या अंतर है? भारत के पूर्व 82.5 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब वहाँ भारत के 7:30 बजे होंगे, शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिनके कारण यहाँ एक समय में अधिक मानक समय अपना जाते हैं। यानी कुछ के अंदर देशांतरीय विस्तार, यानी वहाँ का क्षेत्रफल बड़ा होता है तो वहाँ बहुत सारे देशांतर गुजरते हैं, तो कई बार उनको 2 समय रेखाओं का निर्धारण करना होता है। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया। कितने ज्यादा हो गए? पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय
क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक का क्षेत्र को घेरता है। ये आपका पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।